हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हैं मेरे साथ और मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई मंथ 2022 के सार संग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो यदि मेरे प्यारे दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्रवीण स्टडी क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल में यदि सर्च करेंगे तो आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शेयर किए जाते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग इसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में पहला टॉपिक यही है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। कहता है कि जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था। वो फारस के राजा थे और उनकी पेंटिंग बनाना था। क्योंकि जहांगीर के दरबार में बहुत सारे ऐसे चित्रकार थे, है ना, तो जहांगीर ने ही बिशन दास को राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग करने के लिए जहांगीर ने फारस भेजा था बिशन दास को। आपको पता होना चाहिए था कि जहांगीर इतना निपुण थे पेंटिंग में, चित्रकारी में, कि वो उनका कथन था कि आँख किसने बनाया और इनका शरीर किसने बनाया, हाथ किसने बनाया, ये हम सब देखकर बता देंगे। तो उनके दरबार में, जहांगीर के दरबार में मंसूर अली भी जो था, चिड़िया का प्रसिद्ध चित्रकार था, पक्षी का प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर अली था। तो ये भी जानिए। तो बिशन दास को भेजे थे, राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए फारस भेजा गया था बिशन दास को। अगला प्रश्न कहता है कि किस राजा ने शाक, यब्बन, पल्लव, निदूषण और त्रिसमुद्र तोय पितवाहन की उपाधि धारण की थी। तो किसने धारण की थी? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। किस राजा ने शाक, यब्बन, पल्लव, निदूषण और त्रिसमुद्र तोय पितवाहन की उपाधि धारण की? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत में किस जगह पर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों कालों के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं बेलन की घाटी में। कहाँ पर मिले हैं? बेलन की घाटी में। नवपाषाण काल के चित्र भी तीनों जगह, तीनों काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों का जो है साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बेलन की घाटी से प्राप्त हुआ। चलिए अगला बात करते हैं, अगले प्रश्न की। कहता है, अगला है कि करो के, ये चौथा नंबर, कहता है बनवाली का एक प्राचीन स्थल, बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है हरियाणा में। बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में बनवाली स्थित है। और किस नदी के तट पर है? तो रंगोई नदी के तट पर है। और इसकी खोज किसने किया था? तो 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा बनमाली की खोज या बनावली की खोज की गई थी। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता से मतलब उत्खनन स्थल संबंधित हैं। इसमें हड़प्पा किस नदी के तट पर था? तो रावी नदी के तट पर था हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में, माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में और व्हीलर, ये तीनों ने मिल करके, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर ने 1946 ईस्वी में, सबसे लास्ट में 1946 में हड़प्पा की खोज किसके द्वारा? व्हीलर के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, मैके ने 1927 में और व्हीलर ने 1930 में मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। तो चांदहुदड़ो की खोज किसने किया? ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। कालीबंगन की खोज किसने किया? कमेंट बॉक्स में सारे जो उत्खनन केंद्र थे उस सारे के बारे में आप चर्चा कर डालिए, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न 5वां कहता है कि करों के मूल्यांकन, क्या करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए मौर्य काल का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार होता था? तो कौन सा अधिकारी जिम्मेदार होता था? ते होता था समाहर्ता। मौर्य काल में करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए मौर्य काल में कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? तो समाहर्ता जो था वही जिम्मेदार था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो पाली भाषा का प्रयोग किया, जबकि इनकी लिपि थी प्राकृत। कौन सी लिपि थी? प्राकृत लिपि थी। और भाषा कौन थी? तो पाली। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। बताइए कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था और उनकी माता का क्या नाम था? धाई माता थी, उनकी माता का नाम जरूर आप बताइए। चलिए और भी जानते हैं हम लोग कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। किसके नाम से? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इनकी माता थी माया देवी, की मृत्यु इनको जन्म के 7वें दिन हो गई थी, लेकिन इनकी दाएं माँ जो थी सौतेली माँ, जिसको कहते हैं प्रजापति गौतमी ने किया था इनकी लालन पोषण। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये सारी बात जानिए। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ, है ना। इन्होंने सिद्धार्थ पहले इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 प्रकार के दृश्यों को देखे थे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। उसी से व्यथित होकर के इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण ने इन्हीं के बाद जो है बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया और गृह त्यागने को महावीर निष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। ये जो गृह त्याग के बाद जो है सिद्धार्थ के गुरु कौन बने? तो अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और इनके अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र क्रामपुत से शिक्षा ग्रहण की थी। तो 2 थे, अलार कलाम और रुद्र क्रामपुत। इन सारी बातों को आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। कहता है कि 1793 में इस्तिमरारी बंदोबस्त कहिए या अस्थाई बंदोबस्त कहिए, दोनों एक ही है। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में आया था, तो इस्तिमरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। चूंकि अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तिमरारी बंदोबस्त या जागीरदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था, लगान बंदोबस्त भी कहा जा सकता है। तो सब जो है एक ही नाम, अस्थाई बंदोबस्त का ही नाम था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 93 था और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। चलिए अगला बात है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 5 जून 1674 ईस्वी को हुआ था। रायगढ़ के समीप हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में शिवाजी का जन्म। वाराणसी के प्रकांड विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक कराया गया। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को कब हुआ? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग के समीप हुआ। शिवाजी के पिता का नाम साजी भोसले एवं माता का नाम क्या था? इनके साजी भोसले के 2 पत्नी थे। एक का नाम जो था जीजाबाई और दूसरे का नाम था तुक्काबाई मोहिते। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी और शिवाजी जो है सूरत को 2 बार लूटे थे। एक बार 1664 में लूटे और एक बार 1670 में लूटे। शिवाजी और जय सिंह के बीच 1665 में जय पुरंदर की संधि हुई। और शिवाजी के गुरु कौन कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास। शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में, मात्र 13 वर्ष की उम्र में, 1627 में इनका जन्म हुआ और 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह हुआ। किसके साथ? तो साईबाई निबलांकर के साथ। शिवाजी को साजी भोसले स्वयं जो है बीजापुर चले गए और पूना की जागीर प्रदान कर दी और अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन जा करके 1674 में जा करके 27 साल बाद 1656 में तो 1644 में सर्वप्रथम तोरण नामक पहाड़ी पर अधिग्रहण किया।
1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और 1674 में जाकर के अपना राज्याभिषेक कराया। समझ लीजिए शिवाजी का मृत्यु कब हो गया था, तो शिवाजी का मृत्यु हो गया था 6 अप्रैल 1627 को जन्म हुआ और 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गया था। ये सारी बातें आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का मंत्रिमंडल जो था अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। चलिए इतना बात आप जरूर याद रखिए मेरे प्यारे साथियों। कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं उसके बाद। चलिए अगला प्रश्न है, कहता अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है अहमद शाह अब्दाली जो है मुगल सम्राट के शासनकाल में पहली बार आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर के नाम से भी, लंपट मूर्ख के नाम से भी, और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान से भारत आया था, है ना। चलिए आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से पहला प्रश्न देखेंगे। 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? तो अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी.जी. मेहता, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, मतलब कई राजाओं की जीवनी लिखी। मैजनी क्या, गैरिबाल्डी का। अच्छा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो औरंगजेब ने। और शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान करने के बाद इसको 1666 में कैद करके भी रखा था। क्या करके रखा था? कैद करके भी रखा था। कहाँ कैद करके रखा था ये आप कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बताइएगा। चलिए, तो शिवाजी, गैरिबाल्डी, मैजनी, श्री कृष्ण के जीवनी लिखे और वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध करने के बाद उन पर जो लाठी प्रहार हुई उसके बाद हो गई थी। और इन्होंने ही कहा था कि हमारे सिर पर लाठी का एक प्रहार जो है अंग्रेजी शासन के कफन के किल साबित होंगे। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है भारत आया था। 3 फरवरी कब? 1928 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कौन से आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी, कौन से आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी नरम दल और अतिवादी गरम दल, उदारवादी को कहते थे नरम दल और अतिवादी को कहते थे गरम दल, उभर आए? तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चलाया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में 7 अगस्त को ये जो है 12 अक्टूबर 1900 स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में चलाया गया था। अब जो है स्वदेशी आंदोलन के लेकर ही गरम दल, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में, कब? 1907 के अधिवेशन, सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल 2 दलों में विभाजित हो गया। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष। बाद में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास के बाद जो है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? अंबिका चरण मजूमदार। उन्हीं के अध्यक्षता में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से गरम दल और नरम दल जो है एक हो गए थे। तो किनका प्रयास सराहनीय रहा? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का। फिर जो है कांग्रेस विभाजित हो गया 1918 में, और 1918 में हसन इमाम उस समय अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए अगला बात करते हैं। कहता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको भारत सेवक मंडल
के नाम से भी जाना जाता है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन के नाम से। और साइमन कमीशन के नाम से साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आया था कब? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, अभी हम लोग चर्चा किए, 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था साइमन कमीशन। किसकी समीक्षा करने के लिए? तो ये तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 1919 में कौन सी घटना घटा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी बताना है आपको। तो ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारी बातें इसमें जरूर आपको समझ में आएगा जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए भर दीजिए, पूरा भर के कमेंट करिए। जितना आपको सारी ज्ञानें हैं इसके बारे में सब भर के कमेंट करते रहिए। चलिए, साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्टैनली ब्लैडविन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैनली ब्लैडविन 1928 में भेजा गया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे स्टैनली ब्लैडविन। अच्छा बताइए कि कैबिनेट मिशन जो आया, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को जब भारत आया, 24 मार्च 1946 को, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? और भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक बात हम बता देते हैं कि 1946 में 24 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य जो आया था, कौन कौन था? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, और एक का नाम आपको हमारे माइंड से फिसल रहा है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, नहीं आ ही नहीं रहा। जब ऐसा होता है कि कोई चीज़ बाद में याद आ जाएगा, जो हम आपको बता देंगे बाद में। चलिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं के वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो अभी हमने बताया था कि सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे, है ना। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मिलन कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अम्बिकाचरण मजूमदार। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से हुआ था दोनों दलों का मिलन। पुनः कांग्रेस का विभाजन 1918 में दूसरी बार हो गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे हसन इमाम। चलिए, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था सरकार के द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकता था। इसीलिए इसे काला कानून, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून के नाम से भी जाना जाता है, रॉलेट एक्ट को। चलिए, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? तो अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना करना। तो ये था किसका? तो अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। चलिए ये भी याद रखिए, 8 अगस्त कब? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको इन सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए अब आते हैं भारतीय राज व्यवस्था से। भारतीय राज व्यवस्था से पढ़ेंगे हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन। कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन सामूहिक रूप से और सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिसके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इन विशेषाधिकारों को किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। मतलब संसद के प्रत्येक सदन के सामूहिक रूप से या सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से, दोनों में से कोई, सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिसके बिना वे अपने कर्तव्यों, कार्यों और कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते। इन विशेषाधिकारों का
विशेषाधिकारों को किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो भारतीय संविधान के द्वारा। तो बताइए कि संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? लोकसभा राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? और परिसीमन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे साथियों, संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में है। 80 में राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन मिलता है और अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का वर्णन मिलता है। संसद किससे किससे मिलकर बनता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। अच्छा, एक बात जरूर आप बताइए कि संसद यदि लोकसभा और राज्यसभा का दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य यदि राष्ट्रपति नहीं होता है, फिर भी संसद का निर्माण राष्ट्रपति को मिलाकर क्यों किया जाता है? तो आप जान लीजिए कि जब कोई कानून लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है और जब उसे पारित कर दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और जब तक उस पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर नहीं कर देते, मतलब अपना हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक कोई भी कानून नहीं बनता है। यही कारण है कि संसद के अभिन्न अंग को राष्ट्रपति को शामिल किया गया संसद के अभिन्न अंग के रूप में। संसद के अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति को शामिल किया गया। अब यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि संसद का सदस्य न होते हुए भी, मतलब किसी भी सदन के सदस्य न होते हुए भी संसद उनसे मिलाकर क्यों बनता है? तो यही कारण है कि जब तक वे किसी कानून पर अपना अंतिम हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक कोई भी कानून नहीं बन पाता। यही कारण है कि संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर बनता है। चलिए, बहुत सारी जानकारियां आपको, मुझे उम्मीद है कि मिल रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा, मतलब महाभियोग लगा करके भी हटाया जा सकता है ना? तो संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आप बताइए कि कौन सा मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यू ललित। कौन है? यू ललित, उमेश उदय ललित। यू ललित कहने का मतलब यू ललित कहने का मतलब उमेश उदय ललित, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और भी जानिए मेरे प्यारे साथियों कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सबसे अधिक समय तक कौन रहे थे, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आगे बढ़ते हैं, ये जरूर दोनों बातों को कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत इसी में वर्णित है। तो अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत सरकार द्वारा भारत रत्न प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण, अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। चलिए, भारत रत्न कब से दिया जा रहा है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य 26 अप्रैल 1975 को बना था। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था। चलिए अगला बात करते हैं। अगला कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 137 में। किस अनुच्छेद में? 37 में। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 129 तक मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। और भी बताइए कि अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय से ही संबंधित है, लेकिन किससे संबंधित है ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो चलिए राष्ट्रपति कुछ करते हैं इसमें। संविधान के निम्नलिखित में से, हाँ देखिए, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, अभी याद आ गया, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्षता जब इस समय आए थे यहाँ, तो इसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया जा रहा था। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, देखिए बाद में याद आ गया। अगला है, कहता है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध होगी? तो अनुच्छेद 143 में ये कहा गया है।
चलिए, तो भारत में वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो संथानम समिति, और इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। सीबीआई की स्थापना 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। अगला है कथा संघीय सरकार वह होती है जिसमें समस्त शक्तियां, कहां स्लाइड हो जा रही हो यार, चलिए, कहता है कि संघीय सरकार वह होती है जिसमें समस्त शक्तियां केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है ना। तो यह है संघीय सरकार, मतलब जिसमें क्षेत्रीय सरकार में शक्तियां जो है बांट दिया गया है, और संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों के विभाजन के बंटवारा के बारे में वर्णन मिलता है ना, ये भी जानिए। अगला कहता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। वर्तमान समय में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। विपक्ष का जो नेता होता है उसी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो देखिए, तोड़ के याद रखिए, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य, और 30 सदस्य में से जो होता है 300 सदस्य जो होता है लोकसभा से, मतलब लोअर हाउस से, लोकसभा से होता है, याद रखिएगा, लोअर हाउस से। जब प्राक्कलन समिति में और लोक लेखा समिति में जो होता है 22 सदस्य होता है, यहाँ तोड़ के लिखा हुआ है लोक और लेखा। तो लोक लेखा समिति में 15 और 7, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होता है राज्यसभा से। तो लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। तो लोक लेखा समिति का वर्तमान समय में कौन अध्यक्ष है? पब्लिक अकाउंट कमेटी का अधीर रंजन चौधरी, और विपक्ष के नेता को ही नियुक्त किया जाता है। सबसे पहले मीनू मसानी को इसका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, है ना। चलिए अगला बात करते हैं कि संविधान संशोधन से दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया। यहाँ पर दिया हुआ था 57वां, लेकिन 57वां नहीं था, 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत जो है गोवा और दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया था। चलिए अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारत एवं विश्व का भूगोल। अब हम लोग भारत एवं विश्व का भूगोल, तब तक क्या करें, जल महोदय को हम अपने पेटों के अंदर भेज देते हैं ताकि ऊर्जा का उत्पादन करते रहें, है ना। हालांकि ऊर्जा उससे नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जो है इसका अभिन्न सहयोग होता है। चलिए भारत एवं विश्व का भूगोल कहता है एलमिस्टी जो होता है, एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में होता है? किस देश में है? तो पेरू में है एलमिस्टी ज्वालामुखी। किस देश में? पेरू में एलमिस्टी। अगला बात करिए, पेरू किस महादेश में स्थित है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहता उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती है? तो देखिए, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्थ सेमीस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर, नदर्न और सदर्न। यहाँ जो है, यहाँ से पवनें जो है उठती है और उत्तर पूर्व की दिशा में चलती है। जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की ओर। कैसा? उत्तर पूर्व की ओर उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम की ओर। ये भी याद रखिए। अगला है, कहता है क्यूराल द्वीपों को लेकर विवाद किन के मध्य है? तो क्यूराल द्वीपों को लेकर विवाद है रूस और जापान के बीच। किसके बीच? रूस और जापान के बीच क्यूराल द्वीप को लेकर के विवाद है। अगला कहता है बेनेसिंग ओशन, जिसको कहते हैं छिपता हुआ महासागर, किसे कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर या बेनेसिंग ओशन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे है, कहता है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है, तो कीलुवाती है, कीलुवाती।
मतलब कील यहाँ लिख दीजिए, तो कील नहर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर। कील उबाती है, सुएज भुलाती है। सुएज भुलाती मतलब भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। कील उबाती, सुएज भुलाती। पनामा पकाती मतलब पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और कैरिबियन अटलांटिक महासागर को, पनामा नहर जो है प्रशांत, पनामा पकाती मतलब प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ये आप जरूर याद रखिए। कहता है कि कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। किनकी राज्यों से? गुराम झापत्रम मेरा ट्रिक है, या मित्र पे गमछा झार कहिए, बहुत सारे जगह देखने को मिलेगा। 8 राज्यों का नाम है शॉर्टकट में। लक्षद्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो अरब सागर में। किस महासागर में लक्षद्वीप स्थित है? तो अरब सागर में। अगला है कि किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो नीलगिरी। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो तमिलनाडु में। तो दोदा बेटा, देखिए एक ट्रिक याद रखिए, आरागुरु नील बेटा। आरागुरु मतलब आरावली की सर्वोच्च शिखर है, आरावली की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और नील बेटा जो है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है? दोदा बेटा। आरागुरु नील बेटा, इसकी ऊंचाई कितना है दोदा बेटा का? तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर ऊंचाई है। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। कौन? दोदा बेटा। तो बताइए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन से है? अन्नामलाई है ना। और इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी, अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है अनाईमुदी। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन से है? तो दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की पहली सर्वोच्च चोटी है कौन? अनाईमुदी। अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी है 2695 मीटर है। दोदा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर। आरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई, गुरु शिखर की ऊंचाई जो है 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा ज्ञान जो है फ्री में ही बांट दिया जा रहा है, गड़बड़ लग रहा है। चलिए कहता है कि ग्लेशियर से पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो अपक्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षरण। ग्लेशियर से पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो अपक्षरण। अगला रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? रावी नदी पर। चलिए अब हम लोग चलते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता से। तो पर्यावरण एवं जैव विविधता से पहला प्रश्न है, कहता है कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी। अगला कहता है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ ग्रीन हाउस फार्मिंग, हरित गृह कृषि, भारत में हरित गृह कृषि, हरित क्रांति बोला गया था, सॉरी। भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य कौन था? तो ये था पंजाब। कौन था? पंजाब। और पंजाब में हरित क्रांति कब आया था? तो 1967-68 में। कब? 1966-67 या 67-68 कहिए। तो हरित क्रांति आया था। और हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को, तमिलनाडु के रहने वाले थे। और यदि विश्व के हरित क्रांति का जनक कहे तो नॉर्मन बोरलॉग को। और नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो अमेरिका के मैक्सिको के रहने वाले थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, कहता है कि भारत के किस राज्य में किविल लामजाओ नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कहता भारत के किस राज्य में किलिम लामजाओ नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर। और मणिपुर के लोकटक झील में ही जो है किविल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। तैरता हुआ नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता है। किसको? किविल लामजाओ नेशनल पार्क को। कहता मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में।
कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए अगला है कि पहाड़ों पर काफ़ी नमी और जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होता है? तो ढलानों के कारण पानी बह जाता और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है ना। इसी कारण पहाड़ों पर काफ़ी नमी और जल होता है, फिर भी वहाँ मरुद्भिद होता है, सब पानी ढल के नीचे चला जाता है। कहता है जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय ने किस प्राणी को बृहत स्तर पर दोहन किया? तो चीरू। कौन प्राणी है? चीरू प्राणी। पश्मीना जो ऊन मिलता है चीरू प्राणी से ही मिलता है, तो सबसे अधिक दोहन किया, या भेड़ों से भी मिलता है। अगला बात करते हैं। कहता है पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन को कब जो है अधिसूचित किया? तो 18 मई 2010 को सूचित किया। और प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ये जरूर हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। चलिए बता दिया जाए। कहता है भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCMB कहाँ है? तो जामनगर में। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो जामनगर में। अगला है उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग वीडियो क्या इंगित करता है? तो माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। अगला है माधव गौडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण घोषित करने का सुझाव दिया? तो पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलता है। अब चलिए हम लोग आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए इकोनॉमिक्स से है। कहता है ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत की रैंक कितना है? तो 66वीं। याद रखिए ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत की रैंक है 66वीं। अगला है कहता है कि फोर्स मेज्योर शब्द का उपयोग सबसे उचित रूप में किसमें किया जाता है? तो पार्टियों के बीच अनुबंध में। किसमें? पार्टियों के बीच अनुबंध में। राजकोषीय समेकन से तात्पर्य है राजकोषीय नीति जारी कौन करता है? कल हम लोग पढ़े थे, वित्त आयोग जारी करता है, राजकोषीय नीति बनाता है। तो राजकोषीय समेकन से तात्पर्य घाटे और ऋण को पाटने के लिए सरकारों द्वारा शुरू की गई नीतियों के लिए। अगला है अभी हाल ही में 2022 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया। किस संस्था के सहयोग से किया गया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से। और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रतिवर्ष यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कैथरीन रसेल। कौन? कैथरीन रसेल। चलिए अगला बात करते हैं ऑटोमोबाइल। कौन मोबाइल? रुक जाइए थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। अगला है कहता है कि ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो चेन्नई को। अगला है तो डेट्राइट ऑफ इंडिया के नाम से चेन्नई को जाना जाता है। कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? तो प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 था और इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। किसको? कृषि को। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ था। चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी समाज की स्थापना करना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसका स्थापना किया गया था? तो दामोदर नदी घाटी और 2 और स्थापित किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको स्थापित किया गया? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और इसमें इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसका प्राथमिकता थी उद्योग, बड़े बड़े उद्योग लगाना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जाकर के दोनों सम्मिलित हो गया। प्रथम में कृषि उच्च प्राथमिकता दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता दिया गया उद्योग को। और जब तृतीय की बात करें तो तृतीय में कृषि और उद्योग दोनों को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। चलिए कृषि का सर्वाधिक विकास
किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप छापिए। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर भी कहता है किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा, किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? तो शून्य आधारित बजट को। किस आधारित बजट को? शून्य आधारित बजट को। अगला कहता है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो बी केलकर। कौन? बी केलकर। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 78 तक चला था, एक साल पहले ही खत्म हो गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही जो है गरीबी हटाओ की नारा दिया गया था। अब चलिए सम्मान विज्ञान एवं तकनीकी से हम लोग सारी बातों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होगा? तो पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। जब पृथ्वी के गुरुत्व को पार कर लेगा तब ईंधन की खपत कम जाएगी। तो चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान सबसे अधिक, काहे कि गुरुत्वाकर्षण बल को पार करना पड़ता है, तो पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में सबसे अधिक ईंधन खपत होती है। तो बताइए कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? जरूर कमेंट बॉक्स में चंद्रमा का पलायन वेग कितना है जरूर लिखिए। तो अगला है, कहता है कौन रक्तस्राव के स्थान पर, कौन जो है रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर थक्का बनकर उसका मार्ग रोक देती है? तो प्लेटलेट्स। और शरीर में रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो विटामिन के। कहता है अगला प्रश्न, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या है कीट का। और कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। चलिए, तो सबसे अधिक जो है कीटों की संख्या अभी भी पृथ्वी पर पाया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एसिटिलीन गैस और प्राकृतिक तरीके से एथिलीन गैस। कहता है कि अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सा है? तो इस्पात है। और अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात और अस्थायी के लिए नर्म लोहा। जब किसी प्रक्रम के दौरान अस्थायी चुंबक बनाना तो नर्म लोहा का प्रयोग करेंगे, अस्थायी चुंबक बनाना हो तो इस्पात का प्रयोग करेंगे। अगला कहता है कि जब किसी प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है तब ऐसे प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो समताप प्रक्रम कहा जाता है। कौन सा प्रक्रम? समताप। कहता है क्वार्टर्ज का रासायनिक, जिसको बालू भी कहते हैं, क्वार्टर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिलिका। और सिलिका का अनुसूत होता है SiO2, इसी को बालू भी कहते हैं। और क्वार्टर जो है बालू से ही बनता है। अगला है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। कौन? सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं, सेरेब्रम, सेरिबलम और मेंडुला ऑब्लांगोटा। अगला है मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। कौन? राइजोबियम। राइजोबियम जो है दलहनी पौधे की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। चलिए, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो राइजोबियम। अगला प्रश्न है, कहता है कि खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है। क्यों? तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक? लाल रंग का। और किस रंग का जो है विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा विचलन कम होगा। और किस रंग का विचलन कौन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। और तरंगदैर्घ्य किसका सबसे कम होता है? तो बैगनी का। विचलन जिसका अधिक होगा तरंगदैर्घ्य कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा विचलन कम होगा। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और विचलन सबसे कम होता है। अब हम लोग चलते हैं शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। मेरे प्यारे साथियों, ये जो है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान को आप जो है अपने स्तर से पढ़ लीजिए, तनिक भी इसमें
मुझे मन नहीं लगता। चलिए पढ़ भी देते फिर भी। कहता है, यह किसने कहा था कि विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है? तो इरा गोर्डन। फिर कहता है, किसका मानना है कि विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट घोतक है? तो हर्बर्ट सोरेन ने माना था। अगला है कि बालक के गामक लोकोमोशन विकास का सही क्रम है? तो बैठना, घुटने चलना और चलना। पहले बैठेगा तब घुटने चलेगा तब चलना। तो बालक के गामक लोकोमोशन विकास की सही क्रम यही है। ये तो समझ में आया। कहता मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसका है? तो डब्ल्यू बेलेंटाइन। किनका? C.W. बेलेंटाइन का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात को सीखे जाने को प्रभावित करना। अगला है, किसने बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव जानने के लिए कालीकॉक नामक सैनिकों को वंशजों पर अध्ययन किया? तो गडार्ड। कौन? गडार्ड। अगला है, जो संबंध स्किनर का चूहों से वह थार्नडाइक का बिल्लियों से था। यह संबंध कोल्हर का था वनमानुषों से। वही संबंध कोल्हर का था वनमानुषों से। आगे कहता है कि बालक शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो उनका सामाजिक व्यवहार भी इससे प्रभावित होता है। यह कथन विकास के कौन से सिद्धांत की ओर इशारा करता है? तो विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधी से। अगला कहता है कि किसका मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है? तो क्लीनबर्ग। किसका मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है? तो क्लीनबर्ग। अगला है कि किस प्रसिद्ध मनोविश्लेषक ने कहा था कि व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बड़ा हाथ होता है? जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। तो सिगमंड फ्रायड। कौन? सिगमंड फ्रायड ने कहा था। अगला है संप्रेषण एवं संचार। चलिए थोड़ा सा डाल लेते हैं। कथा संप्रेषण एवं संप्रेषी के मध्य संबंधों के आधार पर संप्रेषण का प्रकार होता है। तो क्या आता है? औपचारिक, अनौपचारिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है, कहता है कीथ डेविस द्वारा बताई गई व्यक्तिगत सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा है? तो मनोवृत्ति। कीथ डेविस द्वारा बताई गई व्यक्तिगत सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा क्या है? तो मनोवृत्ति है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों या विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं को विनिमय है। परिभाषा किसने दी थी? तो ये दिया था न्यूमन तथा समर ने। किसने? न्यूमन तथा समर ने। अगला है लुइस ए एलन ने संप्रेषण प्रक्रिया के कितने तत्व बताए हैं? तो 4। आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? तो अशाब्दिक संचार। हाँ, आंख मार के इशारा करिए, मतलब बोलिए नहीं। तो ये हो गया अशाब्दिक संचार। ये समझ में आया। कहता है किस संचार में स्थिरता अधिक होती है? तो लिखित संचार में स्थिरता अधिक होती है। अगला कहता है संदेश वह संकेत है जो कार्य करता है, ग्राही के लिए प्रेरक की तरह कार्य करता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, अभी इसी में है। कहता है कि प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? तो थियो हेमन का। अंतर्वैयक्तिक संचार की सफलता पर निर्भर करता है आपसी विश्वास व समझ। प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार व प्रकार होता है। तो क्या होता है? तो ये होता है समतल, विकर्णी, अधोगमी, उधर्वगामी। आप चलिए खेल कूद से। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सब्जेक्ट। कहता है कि तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? तो 8 लेन। स्लिप पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो क्रिकेट में। स्लिप पॉइंट, गली, मिड ऑन, मिड विकेट, मिड है ना, मिड ऑफ,
ये सारे जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। चलिए, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा टूर्नामेंट समूह जीतना जरूरी है? तो जो खिलाड़ी चारों को जीतेगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन को, विंबलडन को, फ्रेंच ओपन को और यूएस ओपन को, यदि इसे क्रम में सजाएं तो AFBA आप याद रखिएगा। कौन? AFBA। ऑस्ट्रेलिया के बाद होता है फ्रेंच, फ्रेंच के बाद होता है विंबलडन और विंबलडन के बाद होता है यूएस ओपन, जिसको अमेरिकी ओपन कहते हैं। AFBA। तो यदि कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम को जीत लेता है, चारों को जीत लेता है, तो अब उसको हम ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कहेंगे। तो बताइए कि 2022 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता? तो राफेल नडाल ने। किसने जीता? राफेल नडाल ने। फिर महिला में किसने जीता? तो एस्लेबाटी ने, जो अभी संन्यास ले चुके हैं। फिर बताइए कि फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता? तो ये भी जो है राफेल नडाल ही ने जीते थे। और फ्रेंच ओपन महिला का खिताब किसने जीता सिंगल्स का? तो ईगा स्विएटेक ने जीता था। कहाँ के रहने वाली थी? तो पोलैंड के रहने वाली थी। फिर बताइए कि विंबलडन किसने जीता? तो विंबलडन जो नोवाक जोकोविच, कौन? नोवाक जोकोविच जो है ये जीते थे विंबलडन। तो विंबलडन किसने? महिला में किसने? पुरुष एकल का खिताब जीते नोवाक जोकोविच और महिला एकल का खिताब एवा रायबाकिना। कौन? एवा रायबाकिना, विंबलडन। और फिर है अमेरिकी ओपन। अमेरिकी ओपन किसने जीता? तो पुरुष में चार्लोस अल्कराज ने, स्पेन का है, और महिला में ईगा स्विएटेक। कौन? ईगा स्विएटेक। तो ईगा स्विएटेक जीत गई फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष में, सबको पुरुष बोल देते हैं पहले। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष में कौन जीते? तो राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन में पुरुष में एकल का खिताब जीते राफेल नडाल। फिर आ जाइए विंबलडन का, तो नोवाक जोकोविच। और यूएस ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो चार्लोस अल्कराज ने। फिर चलिए महिला में चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एस्लेबाटी, जो संन्यास ले ली। फिर AFF ना, तो फ्रेंच ओपन का महिला का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्विएटेक। और विंबलडन के एकल महिला के खिताब किसने जीता? तो एवा रायबाकिना, एवा रायबाकिना। और अब जो लास्ट अमेरिकी ओपन हुआ, यूएस ओपन जिसको कहते हैं, तो यूएस ओपन का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्विएटेक ने जीता। तो ईगा स्विएटेक 2 बार। कौन कौन? फ्रेंच और यूएस ओपन। चलिए, विश्वविख्यात रौला गैरो, विश्वविख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। और रौला गैरो को फ्रेंच ओपन ही कहते हैं। अरे फ्रेंच ओपन कहिए या रौला गैरो कहिए, दूसरा नाम है फ्रेंच ओपन का, ये जरूर आप याद रखिए। तो रौला गैरो ओपन कहिए या फ्रेंच ओपन कहिए, दोनों बात एक ही है। तो फ्रांस के थे और लॉन टेनिस से संबंधित है। बाराबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कटक में। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? तो डुरंड। और कब? तो 1896 में डुरंड कप सबसे पहले हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कहता है कि भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? तो अंजलि राजगोपाल। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंजलि राजगोपाल। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो सीके नायडू का। और टेस्ट क्रिकेट के प्रथम कप्तान भी कौन थे? सीके नायडू। स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रिंक। क्या कहते हैं? रिंक कहते हैं। फिर वॉलीबॉल, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। वॉलीबॉल, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से? तो लॉन टेनिस से। चलिए अगला अब है कृषि। कहता है बपनियन क्या है? तो बपनियन क्या है? तो बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। बपनियन क्या है? कैनिंग क्या है? कैनिंग। तो बंद डिब्बों में फलों के संरक्षण का तरीका है। पत्ता गोभी, अगला है कि पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वनस्पति कालिका। कौन? वनस्पति कालिका। अगला कहता है कि भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1967-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं और चावल पर। सबसे ज़्यादा गेहूं, उसके बाद चावल।
और विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग, और नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के रहने वाले थे? मैक्सिको अमेरिका के। अगला है टोबैको, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो राजमुंद्री में। और टोबैको निरोध दिवस है ना, कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। और 2022 के टोबैको निरोध दिवस का नाम क्या है? निरोध दिवस का तो क्या है? तो टोबैको, कमेंट बॉक्स में लिखिए। याद था लेकिन भूल रहे हैं यार, मेरे माइंड से फिसल रहा है। टोबैको एंड आवर प्लैनेट्स क्या करके था, चलिए भूल, आगे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा यदि आपको याद हो तो। हाँ, टोबैको हार्म्स, नहीं याद नहीं आ रहा है। चलिए, कहता है काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो टिटैनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। गेहूं का काला टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण। गेहूं का काला टिक्का रोग। दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेवार होता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? तो ये है, क्या कारण है? तो जस्ता का कमी। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जो है जस्ते की कमी के कारण होता है। अगला है जस्ते की कमी के कारण ना। टोबैको क्या करके था यार, कोई चीज बहुत टेंशन देता है। चलिए, जब भी याद आएगा तो हम आपको चर्चा कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। अगला पढ़ते हैं कि सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोयम्बटूर में। पुरानी जलोढ़ मृदा मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो बांगर। और नई जलोढ़ मृदा खादर। नई जलोढ़ मृदा को कहेंगे तो खादर, और पुरानी जलोढ़ मृदा कहेंगे तो बांगर, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब आज एक कंप्यूटर ज्ञान। कहता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी किसका उदाहरण है? तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। किसका? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। नहीं याद आ जाओगे क्या? आ जाओ यार। चलिए, जब भी याद आए। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए, अगला प्रश्न है, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? तो अनाधिकृत आक्रमण से। फिर 114 नंबर है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते? तो इंटर मारिएगा तो दूसरा में चल जाइएगा, ये तो सब लोग जानते हैं, इंटर मारने के बाद। अगला है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग। पहले से ऑन कंप्यूटर है और फिर से उसको यदि स्टार्ट आपको करना है तो उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। अगला प्रश्न है, कहता है 116 नंबर की मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर का समान नाम क्या है? तो मॉडेम। देखिए, बिना बोले ही देखे ही बोला जाए, यदि याद रहता है तो सारा चीज़ आपके नज़रों में आ जाता है। अगला कहता है कि कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? तो जीरोक्स ने। किसने बनाया? जीरोक्स ने। अगला है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो फुल डुप्लेक्स। कौन? फुल डुप्लेक्स। अगला है, चलिए अब विविध आते हैं। 121वां नंबर कहता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। दार्लोंग समुदाय जो सुर्खियों में है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 67वीं बीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन? दार्लोंग समुदाय। दार्लोंग समुदाय जो सुर्खियों में है, कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा में।
त्रिपुरा दारलोंग। कौन सा संगठन सस्टेनिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स रिपोर्ट जारी करता है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है जारी करता है। अगला है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में 18 फरवरी 1905 के लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। बाय रॉक प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तो गति से गति, तेजी से गति के चट्टानों का निर्माण करने के लिए कोरल की सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी। तेजी से गति से चट्टानों का निर्माण करने के लिए कोरल की सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न 126 नंबर कहता है कि किस संस्था ने हाल ही में दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? तो विश्व बैंक ने। और विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1945 ईस्वी में। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास। ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता से संबंधित है, समर्पित है? तो शिव देवता से। अगला है कि बैसाखी त्यौहार किस सिख धर्म की घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो खालसा पंथ की स्थापना। बैसाखी त्यौहार जो है किस धर्म की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो यह है खालसा पंथ की स्थापना। और खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने। कब किए थे? तो 1699 में। महाबलीपुरम 130वां नंबर और लास्ट है इस सेशन का लास्ट प्रश्न। कहता महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानी से संबंधित सबसे बड़ा किसका है? तो धर्मराज।